भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसे नायक थे जिनकी अपनी कहानी एक तरह से पूरे देश के बनने की कहानी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। देखिए, मौलाना आज़ाद ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम किरदार निभाया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे पहली जंग वो तो खुद अपने अंदर चल रही थी। एक ऐसा जबरदस्त आंतरिक संघर्ष जिसने उनके पूरे राजनीतिक जीवन की दिशा ही तय कर दी। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये कैसे हुआ? वो इंसान जिसे एक पक्के मजहबी और पारंपरिक माहौल में पाला पोसा गया, वो आज़ाद और सेक्युलर भारत का इतना बड़ा पैरोकार कैसे बन गया? चलिए आज इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मक्का से। यहाँ आज़ाद का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पीढ़ियों से बड़े बड़े धार्मिक विद्वान होते आए थे। मतलब उनकी नींव ही पारंपरिक ज्ञान और पुराने उसूलों पर रखी गई थी। उनके पिता ने तय कर रखा था कि आज़ाद की तालीम घर पर ही होगी, पूरी तरह से पारंपरिक इस्लामी तरीके से। उन्हें लगता था कि मॉडर्न एजुकेशन मतलब पश्चिमी शिक्षा धर्म पर से विश्वास खत्म कर देगी। और ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में आज़ाद ने वो पूरा कोर्स खत्म भी कर लिया था। लेकिन ये जो परंपरा की चार दीवारी थी ना, ये हमेशा कायम नहीं रह सकती थी। बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा बौद्धिक और रूहानी संकट जिसने उनके जीने का मकसद ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि उन्होंने सर सैयद अहमद खान जैसे नए जमाने के विचारकों को पढ़ना शुरू कर दिया और बस उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगे कि भाई जब सबका खुदा एक है तो मुस्लिम समाज के अलग अलग फिरकों में इतनी नफरत क्यों है? और ये क्या बात हुई कि हर मजहब कहता है कि बस वो ही सच्चा है, बाकी सब झूठ है। यहीं से उनके अंदर परंपरा के खिलाफ एक विद्रोह ने जन्म लिया। और ये उनके अपने अल्फाज हैं जो उस पल को बयां करते हैं। ये एक तरह से उनके लिए आज़ादी का लम्हा था। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो किसी और के बनाए रास्तों पर नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और अपनी इस नई सोच, इस नई पहचान को जाहिर करने के लिए उन्होंने एक नया तखल्लुस, एक नया पेन नेम चुना। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये पूरी दुनिया के सामने उनकी फिक्री आज़ादी का ऐलान था। उन्होंने खुद को नाम दिया आज़ाद। अब ये जो अंदर की आग थी, भारत वापस आने पर वो एक राजनीतिक मशाल बनने वाली थी। उनकी जो व्यक्तिगत बगावत थी, अब वो एक राष्ट्रीय मिशन बनने जा रही थी। उन्होंने मिडिल ईस्ट का दौरा किया, इराक, मिस्र, तुर्की गए और वहां उनकी मुलाकात हुई आज़ादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों से। उन लोगों को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि भारत के मुसलमान आज़ादी की लड़ाई से दूर क्यों हैं, अंग्रेज़ों के इतने वफादार क्यों बने हुए हैं। इन मुलाकातों ने आज़ाद के दिमाग में ये बात और पक्की कर दी कि भारतीय मुसलमानों को भी आज़ादी की जंग में कूदना ही होगा। और भारत लौटकर उन्हें ये बात साफ समझ आ गई, अगर लोगों की सोच बदलनी है, उन्हें एक साथ लाना है, तो एक मंच चाहिए। और उन्होंने फैसला किया कि पत्रकारिता को, अपनी कलम को वो अपना हथियार बनाएंगे। उन्होंने अल हिलाल नाम का एक जर्नल शुरू किया। अब देखिए, उस जमाने में मुस्लिम लीडरशिप का एक बड़ा तबका, खासकर अलीगढ़ वाला, अंग्रेजों से वफादारी की बात करता था। और वहीं दूसरी तरफ अल हिलाल ने सीधे सीधे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का नारा बुलंद कर दिया। ये वाकई एक इनकलाबी कदम था। जाहिर है, अल हिलाल की ये बढ़ती हुई शोहरत अंग्रेजी हुकूमत को हजम नहीं हुई। वो घबरा गए। पहले तो उन्होंने जमानत जब्त की, फिर प्रेस पर ही ताला लगा दिया और आखिरकार 1916 में आज़ाद को कलकत्ता से ही बाहर निकाल दिया गया। ये इस बात का सबूत था कि उनके लफ्ज़ों में कितनी ताकत थी। लेकिन अंग्रेज जो करने चले थे, उसका असर ठीक उल्टा हुआ। उनकी आवाज दबी नहीं, बल्कि इस दमन ने उन्हें एक राजनीतिक कैदी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक बना दिया। तो जेल से रिहा होने के बाद उनका राजनीतिक कद बहुत तेजी से बढ़ा। जनवरी 1920 में वो गांधी जी से मिले और जल्द ही खिलाफत मूवमेंट और कांग्रेस दोनों में एक बड़ा चेहरा बन गए। महज 35 साल की उम्र में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और फिर 1940 से 46 के उस मुश्किल दौर में भी उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इतने उतार चढ़ाव के बाद भी उनके दिलो दिमाग में एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी, एक मुत्तहिद, एक सेक्युलर और आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर।
इसीलिए उन्होंने टू नेशन थ्योरी यानी दो राष्ट्र के सिद्धांत और देश के बंटवारे का पुरजोर विरोध किया। उनका साफ मानना था कि पाकिस्तान की स्कीम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि खुद मुसलमानों के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होगी। उनके अपने शब्दों में सुनिए, ये बात कितनी गहराई रखती है। उनके लिए भारत को छोड़ना अपनी पूरी विरासत, अपनी पूरी तारीख को छोड़ने जैसा था। ये मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी और कायरता की निशानी थी। वो बहुत दूर के सोचते थे। उनका मानना था कि ये जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई है ना, ये बस थोड़े वक्त के लिए है। एक बार देश आज़ाद हो गया तो लोगों का ध्यान अपनी असली मुश्किलों यानी गरीबी और बेरोजगारी पर जाएगा। तब लोग धर्म के नाम पर नहीं बल्कि अपनी आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। और आज हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, आज़ाद का संघर्ष सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी का नहीं था बल्कि उन पहचानों से भी आज़ादी का था जो हमें आपस में बांटती हैं। आज जब पूरी दुनिया में पहचान की राजनीति इतनी हावी हो रही है, तब उनका सबको जोड़ने वाला नज़रिया शायद पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।